हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज देखिए, आज हमारा चैप्टर नंबर है 3rd। ठीक है, चैप्टर का नाम है धातु तथा अधातु। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? धातु तथा अधातु। आज हम 3rd चैप्टर पढ़ेंगे साइंस का। ठीक है, तो देखिए चैप्टर का क्या नाम है? धातु तथा अधातु। तो देखिए धातुओं की देखिए मेरा चैप्टर नंबर है 3rd, जिसका नाम है धातु तथा अधातु। ठीक है, और मेरी पहली हेडिंग ये है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी। इसका मतलब ये होता है कि कौन धातु अधिक सक्रिय है, मतलब अधिक क्रियाशील है। ठीक, जो दूसरी धातु को, तो वही मैं आपको बताऊंगा कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो जब हम व्यवस्थित करते हैं और जब व्यवस्थित करने पर जो हमें प्राप्त श्रेणी होती है, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, या यहाँ ये भी कर सकते हैं व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। जी हाँ, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो इनकी जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी होती है, इसको हम विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कह सकते हैं। ठीक है, गलत नहीं होगा, क्या भी कह सकते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, तो देखिए धातुओं को उनकी सक्रियता को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर, उनके हम घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे। अभी मैं यहाँ आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, आगे देखिए। ये होता है के हमारा सर्वाधिक क्रियाशील होता है। के कैसा होता है? सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है। जो के है मेरा, वो सर्वाधिक क्रियाशील सबसे ऊपर होता है। के होता है सर्वाधिक क्रियाशील, सर्वाधिक क्रियाशील। ये ठीक है, यानी के बाद होता है वीआर, आएगा Ca, इसके बाद आएगा Na, इसके बाद आएगा Mg। ठीक है, और Mg के यहाँ देखना उधर जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये साइन ऐसा बना दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद Mg के बाद आएगा Al के बाद आएगा Zn के बाद आएगा Fe। ठीक है, और Fe के बाद आएगा Cd के बाद आएगा Ni। एक मिनट अभी बता रहा हूँ, Ni है निकल का। Ni के बाद आएगा Sn। ठीक है, Sn के बाद आएगा H के बाद आएगा Cu। ठीक है, और Cu के बाद आएगा Hg। उसके बाद Hg के बाद आएगा, ये मैंने यहाँ साइन यहाँ बना दिया। ठीक है, यहाँ देखना साइन यहाँ है। Hg के बाद आएगा Ag। उसके बाद Ag के बाद आएगा Pt। ठीक है, और Pt के बाद आएगा Au। तो सबसे कम किसका हुआ? सबसे कम हुआ Au का। ठीक है, सबसे कम क्रियाशील, ठीक है, सबसे कम क्रियाशील कौन हुआ? Au। इसका मतलब ऐसा होता है कि जो K है, के अगर कोई भी रिएक्शन होगी तो K Ba को हटा देगा, लेकिन Ba K को नहीं हटा सकता, फिर Ba Sr को हटा सकता है। ठीक है, अब देखो इस श्रेणी के कुछ पॉइंट होते हैं जो मैं आपको समझाता हूं। इस श्रेणी में सबसे पहले
सबसे पहले आने वाली धातुएं आसानी से ऑक्सीकृत होती हैं। क्या होती हैं? इस श्रेणी में जो सबसे पहले धातु आएगी वो आसानी से ऑक्सीकृत होती है। यानी कि अगर एक और शब्द में बताऊं मैं, तो जिस धातु की क्रियाशीलता जितनी अधिक होगी वह उतनी ही सरलता से ऑक्सीकृत होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है जिस धातु जौन धातु जितनी अधिक क्रियाशील होगी वह धातु उतनी ही जल्दी से ऑक्सीकृत होगी। ठीक है, तो यहाँ सबसे ज्यादा के है तो के बहुत जल्दी ऑक्सीकृत होगी, उसके बाद Ba होगी। ठीक है, और जब Ba ऑक्सीकृत होगी तो वो के जितनी जल्दी ऑक्सीकृत नहीं हो पाएगी, क्योंकि के सबसे ज्यादा क्रियाशीलता वाला है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, याद रखना। यहां मैं ये कह रहा हूं कि जिस धातु की क्रियाशीलता जितनी अधिक होगी वह उतनी ही आसानी से ऑक्सीकृत हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई डाउट है? अब पहला पॉइंट मैंने बताया था, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट क्लियर हुआ सबका जो मैंने अभी बताया था? क्या था पहला पॉइंट? जिस धातु की क्रियाशीलता जितनी अधिक होगी वह उतनी ही आसानी से ऑक्सीकृत होगी। ठीक है, कॉमा का नहीं है, ये चिन्ह है, कभी वो पढ़ा था मैथ में, ग्रेटर देन स्मॉलेस्ट। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये ऊपर है यानी इससे बड़ा ये अधिक क्रियाशील है, फिर इससे कम Ba क्रियाशील है, Ba से कम Sr क्रियाशील है, ये मतलब है इसका। यहाँ तुम बड़ा छोटा भी समझ सकते हो। मान लो Ba से बड़ा K है और सबसे छोटा कौन है? Ag, वो Au, और Au कभी भी K को रिप्लेस नहीं कर सकता। Au को और ये K है, K इतने सबको हटा सकता, रिप्लेस कर सकता। आपने वो विस्थापन वाला पढ़ाया था? हाँ, उसमें तुमने देखा हो जो Cu था, Cu देखो Ag को कर रहा था, एक रिएक्शन में मैंने बताया था। यानी सिल्वर नाइट्रेट को कर रहा था, ना कि हाँ, इसमें वही है मैंने बताया था। इस श्रेणी में जो मैं अभी बता रहा था बिल्कुल वही याद रखना। देखो मेरी बात सुनो भाई, सचिन बात नहीं करो। देखिए जो मैंने आप लोगों को इसमें क्या होता है, सेकंड पॉइंट याद रखना। इस श्रेणी में अधिक क्रियाशील जो धातु होगी, जैसे कि एग्जाम्पल 4 देखना, यहाँ मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लेके बताऊँ। ठीक है, देखो यहाँ मेरा Cu है प्लस, अब मैंने यहाँ कर दिया AgCl2। ठीक है, कर दिया, तो यहाँ देखिए मेरा Ag ये है, ठीक, और Cu Ag से पहले है, ऊपर है, तो इसका मतलब ये होगा इस श्रेणी में कि जो अधिक क्रियाशील वाली धातु है वो कम क्रियाशील वाले धातु को उसके लवण के विलयन से अलग कर देगी। ये एक लवण है AgCl2, एक विलयन है, तो ये Cu क्या करेगा, Ag को अलग कर देगा। देखो यहाँ बन जाएगा CuCl2 प्लस Ag, अलग हो गया, कर दिया Ag को अलग। ये सेकंड पॉइंट है? इससे आसानी हो गई मुझे। इससे आसानी हुई? कोई डाउट आप लोगों को? सेकंड पॉइंट हमेशा याद रखना। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या होता है। मेरा थर्ड पॉइंट देखिए, ये होता है कि इस श्रेणी में जो धातु सबसे ऊपर होगी वह अम्लों से क्रिया करके, अम्लों से उतना ही जल्दी क्रिया करके और उतना ही ज़्यादा क्या, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी, मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। एग्जाम्पल मेरा ये है, देखो मेरा ये कहने का मतलब था, अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। मेरा ये कहने का मतलब था कि ये मेरी श्रेणी है, इस श्रेणी में जो धातु सबसे अधिक क्रियाशील होगी जब वो अम्ल से क्रिया करेगी, तो वो अम्ल से जब वो क्रिया करेगी तो वो उतना ही ज़्यादा, जैसे कि मान लो मेरा Fe है, ठीक है, Fe क्रिया कर रही है HCl, ठीक है, ये मेरा क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा FeCl और प्लस H, यानी हाइड्रोजन निकला। तो कहने का ये मतलब है कि जब Fe क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन निकलेगा, और अगर Fe से ऊपर कहाँ गया Fe मेरा, Fe ये है, अगर Fe से ऊपर Zn क्रिया करे तो Zn Fe से ज्यादा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। यहाँ देखिए हाइड्रोजन गैस निकली, और जब अगर Fe की जगह Zn करे, क्योंकि Zn Fe से ऊपर है, तो अगर Zn करेगी तो जो Zn है वो Fe से अधिक हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी अम्ल से क्रिया करने पर। ठीक है, ये है मेरा ऐसे अनबैलेंस है, इसको बैलेंस तो कर दो। ये देखिए यहाँ 2 और यहाँ 2 कर दिया, देखिए H2 हो गया, अब बैलेंस हो गई।
अनबैलेंस थी ना, क्योंकि FeCl2 फार्मूला होता है फेरस क्लोराइड। भैया ये पेन चेंज ठीक है, उसे पढ़ने से मतलब कहाँ है। इतना हुआ, अब आगे देखिए, एक पॉइंट और बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल अरेंज कर दूँ, समझ में आ रहा है। कोई पॉइंट में मेरा ये है कि इस श्रेणी में जो सबसे ऊपर होती हैं, ठीक है, जैसे कि एक मेरा के ले लो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। थर्ड पॉइंट ये है कि इस श्रेणी में जो सबसे ऊपर स्थित होती है शीर्ष पे, तो शीर्ष का मतलब एक प्रकार का चोटी, तो यानी सबसे ऊपर एक मेरा के स्थित है, के है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि के हुआ सबसे ऊपर, ठीक है, Ni ले लो, ठीक है। तो ये जो भी जो शीर्ष पे होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो ठंडे जल से क्रिया करते हैं, और ठंडे जल से क्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस ही देते हैं, ठीक है, हाँ, जब वो ठंडे जल से क्रिया करेंगे और ठंडे जल से क्रिया करके भी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस ही मुक्त करते हैं, ठीक है, जो सबसे ऊपर होते हैं शीर्ष पे। ये पूछना है, अगर मैं चीनी की एक वो क्या बोलो, चीनी का क्यूब हो, उसे मैं गर्म पानी और ठंडे पानी में डाल दूं, उसके बाद मेल्ट कैसे होगा। चीनी का क्या हो, क्यूब, मतलब एक चीनी के वो आइस क्यूब नहीं आते बड़े-बड़े से, अच्छा वो, हाँ हाँ वो, हाँ, तो मैं अगर गर्म पानी में पहले डालूं और ठंडे पानी में एक साथ डालूं, तो पहले कौन सा मेल्ट हो जाएगा। गर्म पानी में डालोगे और ठंडे पानी में, गर्म पानी वाला हो जाएगा। क्यों, गर्म पानी में पहले से भाप बन के हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है। लेकिन मैं यहाँ धातु की बात कर रहा हूँ, ना कि आइस की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, धातु की बात कर रहा हूँ। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये धातु हुई, ठीक है। देखो सोडियम धातु को तुमने देखा हो पानी में डालते कितना भयंकर ब्लास्ट होता है, होता है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि मेरा के सबसे ऊपर स्थित है जो शीर्ष पे, के को अगर हम ठंडे पानी में डालेंगे तो भी हाइड्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे कि वैसे भी अगर हम जैसे Na एग्जाम्पल भी एक ले लो, जैसे Na है प्लस H2O से क्रिया करेगा H2O से, तो यहाँ एरो यहाँ NaO बन जाएगा प्लस H2 निकल जाएगा। ये तो बैलेंस है, बैलेंस है। यहाँ क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया, और क्या हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है। लो एक ये एग्जाम्पल बता दिया, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आता होगा।